ओके, चलो ठीक है। सो कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया था और उसके ऊपर कई सारे एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व किए थे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट दिस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू फाइल, पीडीएफ फाइल भी मैंने आपको शेयर किया है जिसके अंदर एमसीक्यूज है। जस्ट गो थ्रू इट आफ्टर दिस लेक्चर and just try to do the MCQs. Okay, so that we can just discuss them in next lecture. Okay, yes, first of all we'll just discuss about some theory part. तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आपने पढ़ा है ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में, वो थोड़ा सा एक रिवाइज करेंगे जल्दी, so that we can just solve the MCQs. Okay, और and we will also list out some formulae in this chapter. Okay, तो देखो basic concept in this chapter is simply that whenever there is a potential difference between the two end points of a conductor, there is a flow of electric current. ठीक है, मतलब अगर समझो एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के दो एंड पॉइंट्स के बीच में अगर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस रखा, देखो सबसे पहले एक बात समझो इसमें ठीक से कि करंट किसके अंदर फ्लो होता है और किसके अंदर नहीं फ्लो होता है। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Okay, remember the presence of free electrons is very much important here. So जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया या सपोज एल्यूमिनियम हो गया, तो ये सब जो एलिमेंट्स है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर ठीक से देखो तो पता चलता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 281. तो जिससे पता चलता है कि उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है और लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. इसके अंदर बनता है 2 8 एंड 2, इसमें आता है 2 8 एंड 3. इसका मतलब है कि लास्ट शेल के अंदर एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर है, जो अगर ये इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. ये दो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ये भी अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. तो ये बात हम समझ सकते हैं और इसी वजह से क्या होता है कि जो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल आर ऑलवेज कॉल्ड एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स डजंट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर एटम. सपोज यहाँ पे एक एटम है, उसका ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक एटम है, उसका ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा एटम उसका फ्री इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे डोंट बिलोंग टू द एटम्स ओनली बट दे बिलोंग टू द होल वायर और होल कंडक्टर. पूरे कंडक्टर के साथ वो बिलोंग करते हैं और इस कंडक्टर के अंदर किधर भी मूव करने के लिए फ्री होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. देयर मोशन इज वेरी इरेगुलर एंड कॉम्प्लिकेटेड लाइक दिस. some electrons will be moving in this way, some electrons upwards, leftwards, rightwards, downwards, कोई भी डायरेक्शन में मूव हो रहे होते हैं. इसकी वजह से उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. एंड but what happens is whenever this conductor end points of the conductor are connected to the potential difference or terminals of a battery, then and there only a current starts flowing through this cross section of this conductor. तो इस कंडक्टर के अंदर करंट चालू हो जाता है और ये जो करंट है तो उसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, करंट I is equal to the charge flowing per unit time. This is the definition of current. Remember, charge upon time is called as the current. ये बात अच्छी तरह से याद रखो. अभी चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, ओके, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड एंड टाइम करंट इज एक्चुअली मेजर्ड इन एम्पियर. सो ये तीनों के यूनिट्स याद रखो ठीक से. करंट का यूनिट एम्पियर है, चार्ज का यूनिट कूलम है और टाइम का यूनिट सेकेंड है. वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है. ठीक है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट कब कहेंगे? व्हेन वी कैन से दैट द 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, then we can just say that the current flowing in this conductor is going to be 1 ampere. ठीक है, and from this equation only we can just get another formula, that is Q is equal to I into T. अगर सपोज किसी कंडक्टर के अंदर I इतना करंट फ्लो होता है और वो भी T इतने टाइम के लिए, तो उस केस में ये जो चार्ज, टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया, हम कहेंगे I into T, इतना चार्ज फ्लो हो गया, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, time and charge. Remember this correctly. Okay, one more thing we have to understand here is that the potential difference and how it is defined. Actually, the potential difference between the 2 points is actually the
the means it is the work done to bring 1 coulomb charge from one point to other point. ये other word से whatever work is done or whatever energy is spent in moving this 1 coulomb charge from one point to other point will actually be called as the potential difference between those 2 points. तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से W upon Q. ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का. तो ये आप याद रखो ठीक से. Work done per unit charge is actually called as potential difference, and work done is measured in joule. Remember, charge is measured in coulomb, and this potential difference is measured in volt. Ampere. which is again denoted by V only. तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का भी सिंबल क्या है, V है, और उसके यूनिट का सिंबल क्या है, तो वो भी V है. तो V जो है वो दोनों के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन यू आर नॉट टू कंफ्यूज. ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये V जो है V से डिनोट किया हुआ है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है या उसका यूनिट है. ऑब्वियसली अगर सपोज वो यूनिट है तो उसके सामने कोई ना कोई नंबर होगा ना. अगर ऐसा आता है कि सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट, तो ये इसको हम वोल्ट ही बोलेंगे ना, ठीक है. लेकिन अगर सपोज आता है कि V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, तो इसमें ये V जो है वो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और ये यूनिट हो गया. ठीक है. तो भले दोनों के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, but you have to understand when we have to call it as a potential difference and when we have to call it as a volt, no doubt. तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आपके सिलेबस के हिसाब से. और तीसरी बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो ओम्स लॉ बताता है, ओम्स लॉ क्या बताता है कि the current flowing through any cross section of the conductor is always directly proportional to the potential difference between the end points of that conductor. Or we can say the potential difference between the two end points of the conductor is directly proportional to the electric current flowing through this conductor. मतलब V जो है वो V proportional to I होता है. ठीक है. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट भी होगा. ठीक है. अगर हम सपोज यहाँ पे डबल बैटरी लगा देंगे तो ज्यादा करंट, डबल करंट फ्लो होगा. अगर 3 बैटरीज लगा देंगे, यहाँ पे 3 सेल यूज करेंगे तो जरूर ट्रिपल करंट फ्लो होगा. तो ये सिंपल सी बात जो है वो ओम्स लॉ कहता है. ठीक है. ओम्स लॉ सिंपली टेल्स अस दैट the potential difference between the 2 points is directly proportional to the electric current flowing through those 2 points. Okay. So, and the constant of proportionality here is actually called as the resistance. It is denoted by R, and I is kept as it is, so that we can just say this V is actually going to be equal to R into I here, so that this resistance can actually be defined as the ratio of the potential difference to the current. Remember, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, इसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इन दोनों को डिवाइड करना होगा. ठीक है. ये याद रखो ठीक से. यस, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. एंड व्हाई दिस रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड इन द कंडक्टर. सो उसका जो ओरिजिन है या रीजन है वो इन कोलिजन्स के अंदर लाई करता है. कोलिजन्स मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है हमको पता है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, but there are atoms which are there rigidly fixed in the path. तो इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में ये एटम्स आ जाते हैं बीच बीच में, और जैसे ही एटम बीच में आता है तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कोलाइड करता है, फिर रिबाउंड होता है, फिर आगे बढ़ता है, और इसी वजह से क्या होता है कि एक्चुअली यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है. तो जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी होगा. बिल्कुल. तो जैसे से हम देखते हैं कि जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो ये कोलिजन्स ही रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. अगर कोई कोलिजन नहीं होता तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होता था. ठीक है. तो ये हमको समझना है. रेजिस्टेंस इज एक्चुअली ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स व्हिच आर देयर इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो ये चीज हमको समझना है. ठीक है. अभी हम देख सकते हैं कि व्हेनेवर सम करंट I flows through the circuit for time t due to the potential difference V, some heat is generated in the circuit. इस सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ हीट जनरेट हो जाता है. And whatever amount of heat is generated, it is actually the work which is done by the cell against the resistance. So whatever work is done will be actually the heat generated. तो ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला से हमको हीट का भी इक्वेशन मिल जाएगा. देखो ठीक से कैसे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि V is actually equal to W upon Q, right? So that Q can be transferred in that side, so as to get W is equal to Q into V, so that this W can be considered as the heat produced. Whatever work is done by the cell is actually converted into heat energy. क्योंकि वर्क आखिर वो वर्क है ना, तो वर्क कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है. जो भी हम वर्क करते हैं वो किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होता है. तो इसलिए जो भी वर्क डन यहाँ पे सेल के द्वारा किया जा रहा है
तो दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय द सेल which will get converted into the heat energy when this current will flow through this circuit for time t. okay, it will generate some heat here. तो जितना भी हीट यहाँ पे पैदा होगा वो एग्जैक्ट उतना ही होगा जितना वर्क इस सेल के द्वारा किया हुआ है, या उतना ही होगा जितना एनर्जी इस सेल के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, जो कि इस फॉर्मूला से हम दिया जा सकता है, दैट इज Q इंटू वी हियर. तो हीट का भी वही फॉर्मूला हो गया, तो उसको हम लिख सकते हैं Q इंटू वी. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं Q इज एक्चुअली इक्वल टू I इंटू टी, जैसा हमने यहाँ पे वहां पे लिखा हुआ है. तो Q इज एक्चुअली इक्वल टू वी I इंटू टी. तो Q के बदले अगर हम डाल देंगे यहाँ पे I इंटू टी और दैट इज मल्टीप्लाइड बाई V, तो एक्चुअली हीट का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा V into I into T. Do you agree with this? So this is one of the formula for finding the heat. Remember. And even इससे भी आगे जाके अगर हम इस V के बदले अगर ये I into I हाँ डाल देते हैं, yes, तो उससे हमको मिलेगा H is equal to I into R into I into T, so that we can get this I square. Okay, I into I becomes I square into R into T. This is actually going to be the formula for finding the heat. Okay, generated in some circuit. किसी भी सर्किट के अंदर जो हीट जनरेट होता है तो वो इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है, या इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है. और इसमें एक बात याद रखो कि ये तो चलो हीट है और हीट कैन बी फाउंड आउट. इवन इसके लिए और एक तीसरा फॉर्मूला भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ V एंड R अलोन. तो उसके लिए हमको यहाँ पे I के बदले, ये जो I है इसके बदले हमको V अपॉन R यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या बनेगा देखो, H विल एक्चुअली इक्वल टू V इंटू V इंटू I के बदले क्या रखा हमने, V अपॉन R, जो कि ओम्स लॉ से ही हमको मिलता है. देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, I कैन बी रिटन एज V अपॉन R, राइट. So if you use this I equal to V upon R here, then V upon R can be replaced and as it is time जो है उसको as it is रखेंगे, तो हमको हीट का क्या फॉर्मूला मिलेगा, V square upon R into T, करेक्ट है. So this is again going to be the formula for heat energy produced, और एनर्जी प्रोड्यूस के लिए भी वही फॉर्मूला है और इवन वर्क डन के लिए भी वही फॉर्मूला है. याद रखो ठीक से, हीट कहो या एनर्जी प्रोड्यूस कहो या वर्क डन कहो, तीनों एक ही बात है. यस मतलब सर इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम? यस इन तीनों में से कौन सा भी मतलब अगर कंडीशन के यहाँ पे मतलब कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. अगर हमको V I दिया हुआ है, टाइम तो देना ही पड़ेगा नो डाउट. अगर V और I दोनों दिए हैं तो ये फॉर्मूला बेटर होगा. अगर I और R दिया है तो ये फॉर्मूला बेटर होगा. अगर V और R दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला हमको बेटर होगा. टाइम तो सब में ही है नो डाउट. काइनेमेटिक के फॉर्मूला जैसे, कौन से, हाँ काइनेमेटिक से जो फॉर्मूला है उसके जैसे. करेक्ट. काइनेमेटिक्स के अंदर जैसे हमने देखा था कि जो दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है. नहीं तो नो डाउट अगर सपोज I और R दिया है तो अगर तुमको चाहिए तो तुम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर तुमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, I R दिया है तो उससे तुमको पहले V निकाल के लेना पड़ेगा ओम्स लॉ से, और फिर तुम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तभी वही आंसर आएगा. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट इजी पड़ेगा. अगर तुम I R देने से ये फॉर्मूला यूज करो तो इजी पड़ेगा. अगर V और R दिया है तो ये फॉर्मूला से तुमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, और V I दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करने से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. और एक कंसेप्ट यहाँ पे समझो इसको ठीक से, उसको बोलते हैं पावर. डू यू नो व्हाट इज पावर, हाउ इट इज डिफाइंड, डेफिनेशन क्या है पावर का, कौन बताएगा. अच्छा पहले ये पूरा जो है, हाँ बोलो. जितना फोर्स लगाते हैं सर. नहीं पावर का डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन में पूछ रहा हूँ. पावर का देखो, पावर का बेसिक डेफिनेशन ये है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम. रिमेंबर, आई विल रिपीट अगेन, द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज एक्चुअली कॉल्ड एज पावर. अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना. यस सर. ओके चलो, तो पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन अपॉन टाइम. सो पावर को हम P से डिनोट करेंगे एंड दैट विल बी एक्चुअली द वर्क डन अपॉन टाइम. और एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, उसको भी बोल सकते हैं पावर.
क्योंकि वर्क डन और एनर्जी प्रोड्यूस्ड सेम ही होता है, या हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज ऑल्सो द पावर, नो डाउट। सो अभी पावर के लिए भी हमारे पास 3 फॉर्मूले रहेंगे, देखो, क्योंकि वर्क डन के लिए 3 फॉर्मूले हैं, दिख रही है, ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम वर्क डन के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब हीट के लिए यूज कर सकते हैं, तो जरूर पावर के लिए भी तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो देखो, पावर का अगर पहला फॉर्मूला बनाना है तो इस W के बदले हमको VIT डालना पड़ेगा, क्योंकि W मतलब H ही है, वो कंसिडर कर लो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ VIT अगर डाल देंगे तो ये बन गया हमारा VIT अपॉन T, so that this T gets cancelled and what we are left with is simply power P is equal to V VI. into I, that's it. Then again here it is the second formula we can just construct here. तो अब यहाँ पे W जो है उसके बदले हमको ये I square RT डालना है, जिससे वो बन जाएगा I square RT that is divided by T. Again T gets cancelled and what we are left with is simply the power is equal to simply I square into R, correct है? So I square into R. This is the second formula for finding the power, and this third one you can just use it here, this one. So power will be again W upon T, but W is this V square upon R into T, that is divided by T, so that this T just gets cancelled and we'll be left with the power to be simply equal to V square upon R as a final value, ठीक है? तो these are the 3 different formulae for power. ओके, तो पावर के लिए हमको इसमें भी वही बात है, कौन सा फॉर्मूला कभी यूज करने का, डिपेंड्स व्हाट इज गिवन. इफ V and I is given, this will be better. If I and R is given, this will be better. If V and R is given, this one is going to be better. ओके, एंड ये भी तुमको पता होगा कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाए जाते हैं या पैरेलल में लगाए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमको उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. If suppose this 3 resistances are just connected in series with each other like this, and suppose there is a cell which is connected across the combination, and the cell has a EMF potential difference V, and suppose the resistances are R1, R2 and R3 respectively, then we know that the effective resistance of all these 3 resistances is denoted by RS, and it is given by the formula R1 plus R2 plus R3. ये पता है सभी को? Okay. Yes, sir. Yes, whenever the 3 resistors are connected in series, their effective resistance becomes R1 plus R2 plus R3. Okay. And if suppose the 3 resistances are just connected in parallel like this, ये एक resistance, ये दूसरा suppose है, और फिर तीसरा, ये इस तरह से अगर पैरेलल में लगाते हैं तो ये सपोज R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इनके कॉम्बिनेशन में अगर सपोज हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तो उस केस में उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो उसको हम RP से डिनोट करते हैं, RP, और वो दिया जाता है इस फॉर्मूला से 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. रिमेंबर, so this is the formula, and that means in short क्या है ना कि series combination of the resistances is always used to increase the resistance. सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, मतलब तीनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों से भी ज्यादा होगा, बिल्कुल. और पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस. व्हेनेवर वी वांट टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस वी कैन यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, नो डाउट. फॉर एग्जांपल, if suppose R1, R2 and R3 are connected in parallel, then this RP will actually less than each of these R1, R2 and R3 here. Okay, that's why it is said that the effective resistance of parallel combination is always less than this all the 3 resistances. अगर एक भी रेजिस्टेंस हमने सपोज 1 ओम का लगा दिया, 1 ओम का, तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, बाकी दो कितना भी हो तो भी तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 1 से छोटा ही होने वाला है, कंपल्सरी, ठीक है. तो ये है. और अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर तीनों रेजिस्टेंसेस सेम है तो क्या होगा, द RS विल बी एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ ईच ऑफ दीज. अगर यहाँ पे हमने n रेजिस्टेंसेस लगा के रखे हैं तो उस केस में टू Rn भी आ जाएगा. तो जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं सीरीज में तो उन सबको हम ऐड करते जाएंगे, और अगर ये सबके सब सेम है तो उस केस में RS क्या मिलेगा, हमको n टाइम्स ऑफ R मिलेगा. दैट्स इट. तो इतना सिंपल है, क्योंकि अगर हम सब सेम रखते हैं तो उसकी वजह से हमको एक ही रेजिस्टेंस को n से मल्टीप्लाई करने से टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस मिल जाएगा आराम से. एंड वही बात हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं.
अगर R1 R2 R3 ये तीन ही है तो ठीक है, ये तीन ही आएंगे टर्म्स में, लेकिन अगर n है तो उस केस में उतने ज्यादा टर्म्स भी बनेंगे, ठीक है। सो लास्ट टर्म विल बी 1/Rn, where n is the number of resistances, right? So if all of these resistances are going to be the same, then what will happen? So we can get this 1/Rp to be simply equal to 1/R plus 1/R plus 1/R plus that is up to 1/R, which actually becomes n/R. So we can write that this 1/Rp is equal to n/R, and if we just take the reciprocal on both sides, then we can be able to get this Rp to be actually equal to R/n. So this is the formula for finding the equivalent resistance when all the equal resistances or identical resistances are connected in parallel. अगर 10 रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट किए, ठीक है, तो हर एक का वैल्यू जितना भी होगा वो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये n के बदले 10 डालना होगा हमको। अगर मैंने 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए और वो चारों के चारों सेम है, तो उस केस में उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनेगा? R/4, where R is going to be the each of these resistances here. अगर 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं और वो तीनों के तीनों सेम है, तो उस केस में Rp कितना बनेगा? बताओ जल्दी। सर 1/3 1/3 टाइम्स ऑफ R। वेरी गुड, दैट मींस R/3 ओनली, सिंपली। तो इस तरह से जितने भी रेजिस्टेंसेस है उससे सिंपली डिवाइड कर देने का, अगर पैरेलल में है तो, और अगर सीरीज में है तो जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उससे मल्टीप्लाई करने का। लेकिन कभी करेंगे ऐसा अगर सभी के सभी रेजिस्टेंसेस सेम है तो, अगर कम ज्यादा है तो फिर नहीं, ठीक है। और एक बात समझो कि अगर कम ज्यादा भी अगर है तो भी उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक है, वो भी सीख के लो कि वो काम में आएगा। देखो सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सीरीज में हमको सिर्फ ऐड ही करना होता है, दूसरा कुछ करना नहीं है। लेकिन पैरेलल में क्या है ना कि ये झंझट होता है, 1/R1 1/R2 1/R3, फिर उसके बाद ये जो नंबर आएंगे उन सबका हमको एलसीएम लेते बैठना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए चलो ठीक है, अगर कोई नंबर्स के बीच में अगर वो कोई नंबर्स जो रेजिस्टेंसेस है वो अगर एक दूसरे के मल्टीपल्स अगर नहीं है, तो उसमें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमको ऐसा ही करना पड़ेगा, एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन अगर एक रेजिस्टेंस दूसरे का कोई मल्टीपल है, मल्टीपल, तो उस केस में एक सिंपल सा ट्रिक काम करता है, जिसमें देखो अगर दो रेजिस्टेंसेस है और वो दोनों में से एक दूसरे का डबल है, सपोज ये 6 है और ये 12 है, ओके, है कि नहीं? डबल 6 का डबल 12 है, ठीक है। तो इनका आरपी कितना होगा? तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज बड़े वाले का 1/3, बड़े वाले का 1/3, दैट्स इट। ये ट्रिक याद रखो, क्या करना है हमको, ये वाला जो बड़ा वाला जो है उस 12 को हमको सिंपली 1/3 बनाना है बस। तो 12 का 1/3 कितना बनता है? 4 बनता है। तो 4 ओम विल बी एक्चुअली द वैल्यू ऑफ आरपी, यू कैन चेक करके देखो। 1/Rp इज ऑलवेज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, राइट। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो जिससे हमको मिलेगा 1/Rp is equal to, this can be written as 2/12 and here this is 1/12 as it is, so that we can add this up and get this 3/12, and we can just cancel 3 and 12 so as to leave 4, and if we just take the reciprocal on both sides, then we can get this Rp is equal to 4, which is already calculated here by simple technique, that is बड़े वाले का 1/3, ठीक है। अगर ये आपको समझा है तो मैं और एक एग्जांपल देता हूं, तो वो आपको करने आना चाहिए। अगर नहीं समझा है तो अभी पूछो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। समझा क्या करना है? अगर एक रेजिस्टेंस दूसरे का डबल है और वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे ढूंढने का? बड़े वाले को 1/3 करने का, बस खत्म, ठीक है। एक करके दिखाओ और एक। सी सपोज देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस, one is of 9 ohm and the second one is of 18 ohm. Tell me what should be the effective resistance of this parallel combination? 6 होगा सर। वेरी गुड, 6 6 ओम। 18 का 1/3 करने का, बस खत्म, ठीक है, दैट इज 6 ओम। ओरली निकाल सकते हैं बिल्कुल, ये सब 1/1 वगैरह करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इन द सेम वे हियर इफ सपोज देयर इज अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस हमारे पास है 12 और दूसरा है 24, अभी बताओ
सर 8 ओम. Yes, very good. 8 ohm will be the effective resistance. That's it. Okay. तो ये थोड़ा सा टेक्निक अच्छी तरह से याद रख लो. Yes, this is all about the series and parallel combination. Okay, if you want, you can just take the screenshot of this also. Okay. Now we will just discuss about the potential divider formula. देखो, suppose this is a voltage or battery V which is connected across the two resistances like this. देखो, and the resistances are suppose R1 and R2. तो होता क्या है ना कि in the series combination current remains the same, correct है? Current is going to be the same for both of these resistances, and since current is same, what happens is if suppose we want to find out the potential difference across this first resistance, that is V1, and the potential difference across the second resistance is suppose V2, तो ये V1 और V2 जो है वो इन दोनों के अक्रॉस के रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंसेस है, लेकिन इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? जरूर V होना चाहिए, राइट? तो V has to be divided in two parts in such a way that their ratio is going to be R1 is to R2. तो मतलब जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है उनके रेजिस्टेंस के रेशियो में. मतलब देखो, सपोज ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है मान लो 24 या 24, ओके 24, और अगर मान लो कि ये रेजिस्टेंस जो है वो सपोज 10 ओम है और ये रेजिस्टेंस सपोज 30 ओम है, ठीक है, 10 ओम एंड 30 ओम. तो अभी मुझे बताओ इस रेजिस्टेंस के अंदर कितना वोल्टेज आएगा और दूसरे रेजिस्टेंस के अंदर कितना वोल्टेज आएगा, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए तुमको पहले ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, आरएस निकालना पड़ेगा. कितना होगा आरएस? 10 प्लस 30 इज गोइंग टू बी 40 ओम, करेक्ट है? 40 ओम. ओके, अभी पूरे सर्किट के अंदर करंट कितना जाएगा? करंट कैसे निकालेंगे? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन RS, which is actually going to be this potential difference is 24, that is to be divided by RS, where RS is actually 40, correct है? तो ये, तो अभी इससे हमको करंट मिल जाएगा आराम से. अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो यहाँ पे आ जाएगा 4 10 जा और यहाँ पे आएगा 4 6 जा, तो 6/10 मतलब कितना हो गया वो? 0.6 एम्पियर करंट. Okay, once we get the current, we can just get the potential difference across each of these resistances by using the formula V1. यहाँ पे इसके अंदर जो potential difference है V1 वो कितना मिलेगा हमको? क्योंकि करंट तो सेम ही जा रहा है ना दोनों में से, तो करंट in the first resistance into resistance of the first resistance, and that is going to be the potential difference across this first resistance, which is actually going to be 0.6 into this 10 here, which actually comes out to be 6 here, correct है? 6 वोल्ट. ओके, एंड V2 कितना होगा? V2 भी वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं? V2 मतलब इस रेजिस्टेंस के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इस रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो उसको हम बोल देंगे सेम I into R2, which is actually 0.6 into the potential resistance, that is 30. So if we just multiply this, we get this as yes 18 volt, राइट? 18 वोल्ट. ओके, अभी ठीक है, वो भी हम कर सकते थे कि अगर 24 में से ये जो 6 है वो अगर माइनस कर दो तभी भी हमको मिल जाएगा 18 वोल्ट, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, नो डाउट. बट यहाँ से कंफर्म भी तो हो गया कि 6 और 18 एड्स अप टू 24. ओके, बट ये कितना झंझट हमको करना पड़ा, है कि नहीं? इतना झंझट करने से अच्छा है कि एक सिंपल दूसरा एक टेक्निक है, तो वो हमको यूज करना है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला. See how can we find out the potentials across these two resistances using potential divider formula. See, what we have to do in this case is first of all try to find out the ratio of resistances. Resistance का ratio कितना है बताओ? 1/3 सर. Yes, 10:30 मतलब वो 1:3 हो गया, बराबर. अभी 1:3 रेशियो में 24 को तुमको बांटना है, ठीक है? मतलब 24 को अगर तुम बांटते हो 1:3 रेशियो में, तो एक पार्ट कितना आएगा? 1:3 रेशियो में 24 को डिवाइड कर सकते हो? कैसे करना होता है?
रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तुमने देखा होगा कि अगर 24 को हमको 1:3 रेशियो में बांटना है तो उसके लिए फर्स्ट रेशियो कितना आता है, ये देखो, ये 1 को 1+3 से मल्टीप्लाई करने का 24 से, ओके, मतलब इस 24 को यहाँ पे रखने का और इस 1 को ऊपर रखने का और 1+3 को नीचे रखने का, दैट्स इट, दैट विल गिव अस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो एंड द सेकंड पार्ट विल एक्चुअली, देखो यहाँ पे 3 सेकंड पार्ट which is divided by 1+3 again, okay, into 24, that's it. तो मतलब सिंपली हमको क्या करना है, ये फ्रैक्शन निकालना है पहले, मतलब इन दोनों को पहले क्या करना है, ये 1+3 कितना होता है 4, तो 4 से डिवाइड कर देना है, ओके, तो 1/4 of 24 and 3/4 of 24 will be the two parts. What is 1/4 of 24? 6, okay, that will be the first part. And what is 3/4 of 24? That is 18, it will be the second part. That's it, we have found it out, 6 and 18, बराबर है। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं आराम से, ये मुझे लगता है नहीं समझा है आपको, उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये रेशियो में कैसे बांटना है वो प्रैक्टिस करने के लिए और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द टू पार्ट्स ऑफ 36, ओके, विच आर इन द रेशियो 1:5, ओके सर हाँ, पहले का कितना आएगा 6 और 30, 6 आएगा सर, पहले का 6 आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि देखो 1+5 30 आएगा, हाँ 1+5 कितना होता है 6 होता है, तो 6 से डिवाइड कर दो इन दोनों को, तो 1/6 देन 5/6, तो 1/6 of 36 that is 6 and 5/6 of 36 that is 30, that's all, okay. Second example, do it fast. 48 को तुमको डिवाइड करना है in two parts which are in the ratio 5:7, okay, 5:7 रेशियो में डिवाइड करके दिखाओ। फोर्टी को दो टुकड़े करने हैं, उसका एक जो टुकड़ा है और दूसरा जो टुकड़ा है उनका रेशियो 5:7 होना चाहिए। देखो 5 + 7 कितना होता है 12 ना, तो इसको 12 से डिवाइड करने का दोनों को, तो 5/12 टाइम्स ऑफ 48, हाउ मच इट इज, देखो 5/12 टाइम्स ऑफ 48 एंड दिस 7/12 टाइम्स ऑफ 48, पहले का 20 आएगा, वेरी गुड, ठीक है, 12 ones are 12 fours are and it becomes 20 and the second one is 12 ones are 12 fours are 7 fours are 28, that's all. So 20 and 28, these are the two parts of 48 which are in the ratio 5:7, that's it. और एक करो, suppose we have 70 and it is to be divided into two parts in the ratio 2:3, do it fast, 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है। बाकी राकेश, प्रज्योत, सर हाँ बोलो। यस, देखो 2 और 3 इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है, 5 हो रहा है, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 2/5 एंड 3/5 ये दो रेशियोज मिल रहे हैं, तो क्या करना 2/5, पहले का 24 होगा, हाँ पहले का 24 होगा, 24 नहीं 28, चेक, हाँ 28 हाँ, और दूसरा जो है 3/5 टाइम्स ऑफ 3/5 ऑफ 70 अगेन, तो 2/5 एंड 3/5 कर दो 70 का, तो वो आएगा 28 और ये आएगा 42, ओके, दैट्स इट। यस, अच्छा, बाकियों को समझ में आ रहा है ठीक से, या एक्सप्लेन करो एक बार ठीक से फिर से, और एक एग्जांपल दो सर। अच्छा, see 72 is to be divided in two parts whose ratio is 3:5, 3:5 रेशियो में डिवाइड करके दिखाओ। ये 3 का 27 होगा,
हाँ करेक्ट। और ये देखो इन दोनों को हमको 8 से डिवाइड करना है। दूसरा 35। यस, दूसरा 35। 8 समझा कहाँ से आया, क्योंकि 3 + 5 8 होता है, इसलिए 3 टाइम्स ऑफ 72 एंड 5 8 टाइम्स ऑफ 72 ये बनाना है। तो 3/8 टाइम्स ऑफ 72 एंड 5/8 टाइम्स ऑफ 72, दैट्स इट। So 8 ones are 8 nines are, so 9 threes are 27, 8 ones are 8 nines are 5 nines are 45, that's it. So in this way we can just work out the potential divider formula. Okay, अभी इसका एग्जांपल ही देता हूँ डायरेक्ट, देखो ठीक से इसको यूज कैसे करना होता है तो वो तुमको इसमें से पता चल जाएगा। Okay, suppose here we have a battery whose potential difference is actually 42 and the resistances are 210 and 180. No, sorry. Yes, 280. Okay, ये रेजिस्टेंसेस है। ओके, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ दिस? सर 4/7 सर, रेशियो 4:7। हाँ रेशियो तो नहीं, 3:2। अच्छा हाँ इसका रेशियो ना, हाँ, हाँ राइट 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 राइट। लेकिन इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है पहले चेक करो, 210:280, 0 0 कैंसिल होगा, 7 3s are 7 4s are, तो 3:4 आ रहा है, करेक्ट है। ओके, तो 3:4 रेशियो में हमको 42 को बांटना है, बराबर। तो 42 को हमको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में जिनका रेशियो 3:4 हो। 18 तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 3/7 ऑफ 42 एंड 4/7 ऑफ 42, दैट्स इट। तो 3/7 ऑफ 42 इज 7 1s are 7 6s are, तो ये बन गया 18 वोल्ट। ओके, we'll drop in the first resistance and here 7 1s are 7 6s are and 6 4s are 24 volt. We'll drop in the second one and just confirm that these two adds up to 42. That has to be. Yes sir. Okay, this is called as a potential divider formula. Okay, now let us see the current divider formula. Current divider formula देखो ठीक से, suppose there is a current I which is passing through two resistances which are connected in parallel in this way. Okay, this is R1 and this is R2 here. So this I will just get divided in two parts, but in such a way that its two parts will be in the inverse ratio of resistances. ठीक है, तो अभी इस केस में हमको रेजिस्टेंस का उल्टा रेशियो ढूंढ के निकालना है। उल्टा रेशियो मतलब फॉर एग्जांपल इफ सपोज द करंट इज like 50 ampere which enters into the combination, and suppose the two resistances are given here, that is 200 ohm and here it is 800 ohm. okay, तो ये ऐसे दिया हुआ है, तो ये इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है पहले वो चेक करो, 200:800 मतलब ये बन गया 1:4, राइट? यस 1:4। अभी इस 1:4 का उल्टा करो, उल्टा, ये इसमें एक्स्ट्रा है, यही बात करना पड़ेगा। हाँ तो उल्टा कर दिया 4:1। अभी इस 50 एम्पियर को हमको डिवाइड करना है 4:1 रेशियो में, दैट्स ऑल, दैट विल बी द करंट। तो इसमें पहले हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस, तो 4/5 ऑफ, यस 40, करेक्ट, वेरी गुड। और सेकंड जो है वो 1/5 ऑफ 50 मतलब वो 10 बन जाएगा। तो दैट मींस 40 and 10 विल बी द डिवीजन ऑफ करंट इन दिस टू पार्ट्स। तो यहाँ पे 50 जो है वो दो पार्ट्स में बटेगा, जिसमें से 40 एम्पियर ऊपर वाले रेजिस्टेंस में से जाएगा
और नीचे वाले रेजिस्टेंस के अंदर से 10 एम्पियर जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, बस सर इसको उल्टा करना है रेशियो को। हाँ, रेशियो को उल्टा करना है बस। रेजिस्टेंस का जो रेशियो मिलता है वो एज इट इज यूज नहीं करना है, उसको उल्टा करके फिर यूज करना है, बस दैट्स इट। तो ये हमको करना है। और एक दो। हाँ सर। ओके, suppose a current of 84 ampere just enters into this combination in which the two resistances are just like 300 ohm and here it is 1200 ohm. Just try to do it yourself. Yes. सर ये पॉइंट में आ रहा है। नहीं, पॉइंट में नहीं आएगा, चेक करो ठीक से। देखो 300, अच्छा हाँ पॉइंट में आएगा, राइट राइट राइट, सॉरी सॉरी सॉरी। 5 होगा 900 ले लो, 900, इसको 900 ले लो, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, 300:900, मतलब वो बन गया 1:3, राइट, 1:3। ओके, तो उससे अभी 84 को हमको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, जिनका रेशियो कितना होना चाहिए, सर। पहला जो 24 ओम 3:1, उसका उल्टा, हाँ 3:1, बट यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, और वो फ्रैक्शन तो 84 का निकालेंगे, तो 3/4 ऑफ 84 and 1/4 of 84 will actually give 4 1s are 4 21s are, so 21 3s are 63 ampere. Okay, and here it is simply 21 ampere. So 63 ampere will just pass through this first resistance and 21 ampere will pass through the second resistance, that's all. Okay, so this is all about the current divider formula. So that's all about this explanation. तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, वो मैंने ऑलरेडी आपके ऐप के अंदर शेयर किए हुए हैं, आपको स्टडी मटेरियल के अंदर वो मिल जाएगा, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम के नीचे। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर कुछ 18 एमसीक्यूज है, जस्ट गो थ्रू देम एंड ट्राई देम टू वर्क आउट, ठीक है, ऑन योर ओन, ठीक है। जो भी आपको नहीं आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर। Thank you all of you. बाय सर। Yes, yes, bye.